गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना पाठ आगे बढ़ाते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अम्ल, क्षारक और लवण को हम कैसे अलग अलग तरीकों से उसे हम बता सकते हैं। स्वाद से बता सकते हैं और हम सूचक का इस्तेमाल करके भी उसे बता सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण से। धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पादित होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखा रखा है, हमने अम्ल में लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और धातु है जिंक। जब हमने इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवाई तो जो नए उत्पाद बनकर आए वो थे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट कॉलम में देखिए, क्षारक के साथ अभिक्रिया जब धातु की करवाते हैं तो भी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्षारक हमने यहाँ पे लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको भी हमने जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई थी और सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस हमको मिली। आगे हम देखते हैं कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस ही है। हम ये कैसे कंफर्म करेंगे? तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम इस के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, हमने फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया करवाने के लिए टेस्ट ट्यूब परख नली के अंदर डाली है। जब अभिक्रिया हुई तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलनी थी। तो जैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है वो पाइप के रास्ते से साबुन के पानी में पहुंचती है। अब क्योंकि जब भी पानी में गैस जाएगी तो बुलबुले उठेंगे, ये बुलबुले उठते हैं और यदि हम कोई जलती हुई मोमबत्ती उसके पास में लाए तो वो बुलबुले तुरंत ही फटने लगते हैं, ब्लास्ट होते हैं और आवाज आती है पॉप। तो पॉप ध्वनि की सुनकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यह हाइड्रोजन गैस है। आगे देखते हैं, अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो जब अम्ल की किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। और जब बाई कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करवाई जाती है तो भी यही लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये आपको ध्यान देना है कि जो क्षारक होते हैं वो किसी भी धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो गैस निकली है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसके लिए देखते हैं कि जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जो चूने का पानी होता है वो दूधिया रंग का होता है। जो दूधिया हो गया जब पानी, तो हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख रहे हैं चित्र में एक परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट है। जब इनकी अभिक्रिया हुई तो सोडियम क्लोराइड बना और बना आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली वो चूने के पानी में गई और वहां पर जाकर के वो कलर हो गया वाइट कलर, जिससे कि हमें पता लगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया यदि जब हम करवाते हैं तो कोई भी अम्ल किसी भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और साथ में जल निकलता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है।
इसका उदाहरण मैं आपको अपने दैनिक जीवन से बता सकती हूँ। जैसे कि कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं, हमें अपच हो जाता है और हमें एसिडिटी की शिकायत हम करने लगते हैं। एसिडिटी में जो लक्षण आते हैं वो हमारे पेट में जलन जो बढ़ती बढ़ती सीने तक जाती है, हमें खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है, और हमें बहुत ही जलन का पूरा जो हमारी आहार नली होती है वहाँ पे अनुभव होता है। तो जैसे ही हम इनो लेते हैं या कोई भी क्षारक लेते हैं तो तुरंत ही उसका जो अनुभव होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई हमारे पेट में? उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। अम्ल के प्रभाव को क्षारक ने कम करते करते बिल्कुल समाप्त कर दिया और लवण और जल का निर्माण करा। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वे क्षारकीय होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड और अम्ल भी अभिक्रिया करके लवण और जल का ही निर्माण करते हैं। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का जो रंग होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं कि इस विलयन का रंग कौन सा है, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि कॉपर क्लोराइड विलयन का कलर ब्लू होता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जैसा कि मैंने बताया कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं प्रकृति में, और अधात्विक ऑक्साइड अपनी प्रकृति में थोड़े अम्लीय होते हैं। तो जब क्षारक किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने क्षारक लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण हुआ। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक अर्थात जब हम कोई विलयन बनाते हैं जल का जिसमें अंदर हम अम्ल डालते हैं या जिस किसी में हम क्षार डालते हैं, तब क्या होता है? तो अगर हम अम्ल डालते हैं तो जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन को कैसे लिखा गया है? H और उसके ऊपर प्लस का निशान है, इसका मतलब हाइड्रोजन घन आयन है। हाइड्रोजन आयन किस रूप में होता है? वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में विलयन में पाया जाता है। आप विलयन में खाली H आयन घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन एक हाइड्रोजन रिलीज होगा किसी अम्ल में से तो वो जल का अणु आप देख रहे हैं H2O, तो H प्लस H2O H3O प्लस का निशान के साथ बनाते हैं, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। उदाहरण देखिए ध्यान से। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको हमने पानी में मिलाया। पानी का सूत्र सभी जानते हैं H2O। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था वो दो हिस्सों में बट गया, H और Cl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन्स बन गए हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो था वो H2O के साथ मिलकर H3O प्लस का निर्माण करा, जिसे हमने हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और Cl माइनस यानी क्लोरीन का ऋण आयन भी उस विलयन में मौजूद है। अब जब हम क्षारक को डालते हैं तो यहाँ पे क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है OH माइनस, यानी कि एक ये ऋण आयन है। उदाहरण में देखिए क्षारक हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको हमने जल में डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दो हिस्सों में बट गया, सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन्स में। अब जो हमें बात ध्यान रखनी है कि मैम बता रही हैं कि जलीय विलयन बनाए हमने अम्ल और क्षारक के, यानी कि जल के अंदर हमने अम्ल और क्षारक को मिलाया। तो जब भी कभी आप प्रयोगशाला में कोई काम करते हैं या जब भी किसी अम्ल और क्षारक को आप जल में मिलाएंगे तो आपको ये सावधानी जरूर बरतनी है कि आप कभी भी अम्ल के अंदर जल नहीं मिलाएंगे या क्षारक के अंदर जल नहीं मिलाएंगे। आप जल के अंदर अम्ल या क्षारक धीरे धीरे एक एक बूंद करके
मिलाएंगे, डालेंगे और उसको चम्मच से मिलाते रहेंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें एकदम से ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है रूप में, जिससे कि जो बीकर है, जो आपका गिलास हो सकता है, वो टूट भी सकता है और सारा विलयन आपके हाथ पे डल के जल भी सकता है। तो हमें ये सावधानी अवश्य रखनी है। ये पॉइंट्स आगे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, मोस्टली आता है कि हमें जब भी अम्ल या क्षारक का विलयन बनाना होता है तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अम्ल व क्षारकों की प्रबलता, मतलब जो अम्ल है, अम्ल का विलयन है या जो क्षारक का विलयन है, वो कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो अम्ल होता है वो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है और जो क्षारक होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। तो जिस विलयन में जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा उतना ही वो अम्ल में प्रबल होगा, और जिसमें जितना हाइड्रोक्साइड आयन प्रबल होगा यानी कि वो एक क्षारक के प्रबल विलयन होगा। तो इन सब की जो सांद्रता पर ये निर्भर करता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर करता है। इसको हम सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सार्वभौमिक और सार्वत्रिक सूचक क्या है? ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं बच्चे आप लोग? आपको मैंने कल एक सूचक दिखाया था जब हमने खुद बनाया था हल्दी का, जिसमें कलर चेंज हुआ था। यहाँ पर हम जो सूचक यूज कर रहे हैं वो सार्वत्रिक सूचक है या सार्वभौम सूचक है। ये बहुत सारे सूचकों का मिश्रण है। जब इसको हम किसी विलयन में डालते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स हमको दिखाई देता है। तो जो ये विभिन्न रंग आते हैं वो विभिन्न सांद्रता बताते हैं विलयन की। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि कैसे कलर्स हैं इसके, रेड टू ब्लू जा रहे हैं। इसको हमने नंबर भी दे रखे हैं 0 से लेकर 14 तक, है ना। इसके बारे में और आगे डिस्क्रिप्शन में दिखाते हैं हम आपको। इसे हम पीएच स्केल भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आप एक स्केल बना हुआ है उसके नीचे, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में बता रखा है। जो लेवल 7 है वो बिल्कुल उसका मिड है, बीच का है। यहाँ पे अगर कोई कलर इस तरीके का आता है येलो ग्रीन तक, तो वो आपका लवण होता है। और जितना आप उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे, अगर कलर जितना रेडिश होगा, जितना रेड होगा, ऑरेंज होगा, ऑरेंजिश येलो होगा, इसका मतलब जो आपका विलयन है वो अम्लीय विलयन है। और अगर आपका कलर ग्रीन से चेंज होता हुआ लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट तक जा रहा है, इसका मतलब आपका जो विलयन है वो क्षारकीय विलयन है। और जो ये आपके नंबर्स दे रखे हैं ये आपके पीएच की वैल्यू है। ये जो पीएच स्केल है जो आपको बताता है हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये उसके मान है, पीएच का मान 0, पीएच का मान 1। तो पीएच का मान 0 से लेकर पीएच के मान 6 तक आप कह सकते हैं कि ये अम्लीय विलयन है। और पीएच के मान 7 से समथिंग लेकर पीएच के 14 तक हम कह सकते हैं कि ये क्षारकीय विलयन होगा। और अगर पीएच का मान 7 आता है तो यानी कि ये उदासीन विलयन है, यानी कि ये जो विलयन है वो किस है? लवण है। आगे देखते हैं हम। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में जो ये पीएच है इसका क्या महत्व है? इसका आप देखेंगे कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं। जैसे कि पहला, हमारा शरीर में जो पीएच है, यानी कि जो हमारे ब्लड का पीएच है, रक्त का पीएच है, वो 7 से 7.8 के बीच में ही होना चाहिए। इसी पीएच के मान में ही वो सभी अपने कार्य ठीक प्रकार से करता है। जो वर्षा का जल होता है, जब बारिश होती है, उसके पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ रखा होगा कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुल के नीचे आने लग जाते हैं तो एसिडिक
बारिश होती है जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, और ये हमारे बहुत से मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खत्म करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 तक होना चाहिए। उससे कम अगर हमारे पीएच का मान होता है तो हमारे दांतों का जो होता है क्षय प्रारंभ हो जाता है, हमारे जो दांतों में कैविटीज लगनी स्टार्ट हो जाती है। अब मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी जब हमें डंक मारती है उसमें भी एक अम्ल होता है, मेथेनॉइक अम्ल, जिसके कारण जलन व दर्द हमें होती है। जब हम उसके ऊपर थोड़ा सा सोडा लगा देते हैं या जब हम उस पर किसी प्रकार का पेस्ट लगा देते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होने के बाद वो ठीक हो जाता है। और अच्छी उपज के लिए भी पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। ज्यादा एसिडिक, ज्यादा अम्लीय पीएच में भी आपका पौधा नहीं उग पाएगा, अच्छी उपज नहीं होगी, और ना ही ज्यादा क्षारकीय में। कुछ पिक्चर्स के थ्रू आप देखेंगे, यहाँ पे बारिश का आपको बता रखा है कि पीएच का मान अगर 5.6 से होगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे ये पेट का फोटो दिखा रखा है जिसके अंदर हमारे उदर के अंदर क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और जब ये ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है जिससे हमें एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जो उदासीनीकरण अभिक्रिया करके इसके स्तर को थोड़ा कम करता है। यहाँ पे देखेंगे आप मधुमक्खी का डंक जो है वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है जो कि इरिटेशन और जलन पैदा करता है। इस पे अगर हम बेसिक सोडा का घोल लगा देते हैं तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है और उसके प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देता है। हमारे दांतों का पीएच अभी मैंने आपको बताया 5.6 से कम नहीं होना चाहिए, 5.5 से, अदरवाइज हमारे दांतों का क्षय होना निश्चित है। जिसमें आप देख रहे हैं हमारे दांत की जो ऊपर की कवर होता है, जो हमारे डेंटाइन होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर देते हैं। तो हमें रेगुलर ब्रश करना चाहिए और दंत मंजन से मौलिक रूप से जो अम्ल होते हैं वो हमारे पीएच को स्थिर रखते हैं। तो आज हमने अपने इसमें पढ़ा कि अम्ल और क्षारकीय कैसे किस हम रासायनिक गुण धर्म के आधार पर भी हम अलग कर सकते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का मान हमारे दैनिक जीवन पे क्या असर डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख करके, जहाँ पे समझ नहीं आता वहाँ पॉज करके दोबारा से देख करके आप इसे समझेंगे। जहाँ पे कोई बात क्लियर नहीं हो रही है आप मुझसे उसी समय पूछेंगे, और जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आपकी वीडियो में दिखाई देते हैं वो अपनी कॉपीज में उतारेंगे। थैंक यू।